पार्ट 4 पेशकश मीरे कारवां। डॉक्टर ने कनखियों से आजम की तरफ देखा और मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोल टटोल कर पूछने लगा कि मुझे कहाँ कहाँ तकलीफ है। मेरा तो पूरा जिस्म दुख रहा था, हर जोड़ जैसे हिल कर रह गया था। डॉक्टर मुझसे बातें करता रहा, फिर उसने नर्स की तरफ देखते हुए नेपाली जुबान में कुछ कहा। नर्स फौरन ही बाहर निकल गई, लेकिन उसकी वापसी में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उसके हाथ में सिरिंज थी जिसमें जर्द रंग का कोई सियाल भरा हुआ था। उसे मेरे बाजू में इंजेक्शन लगा दिया और खाली सिरिंज बेड के नीचे पड़े हुए डस्टबिन में फेंककर चार्ट में कुछ इंदराज करने लगी। डॉक्टर चला गया। आजम वहां बेड के करीब खड़ा मुझसे बातें करता रहा। उसे मेरा एक हाथ अब भी अपने हाथ में ले रखा था। मेरा सर भारी होने लगा, जिस्म ढीला पड़ गया। आजमा की आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी और मेरे दिमाग पर धुंध सी तारी होने लगी। दोबारा आंख खुली तो उस वक्त भी दिमाग पर बोझलपन था। आंखों के सामने धुंध सी फैली हुई थी, बदतरीज छटती चली गई और कुछ देर बाद मेरे हवास काम करने लगे। मैंने आहिस्तगी से गर्दन घुमाकर देखा। नर्स कुर्सी पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी और उससे जरा पीछे कोच पर आजम खान सो रहा था। मुझे हरकत करते देख नर्स उठकर खड़ी हो गई। उसने आजम खान को भी जगा दिया। आजम खान जल्दी से उठकर मेरे करीब पहुंच गया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी, क्या महसूस कर रहे हो? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। बेहतर हूँ, मैंने नकाहत भरे लहजे में जवाब दिया। कंधे और सर में तकलीफ है, जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा है। तुम्हें ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, उसने कहा। नर्स मेरे ऊपर झुकते हुए बोली, तुम्हें आराम की जरूरत है, अगर जख्म खुल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो दोनों ठीक हैं, तुम क्यों परेशान होते हो? फिर आजम खान मुझसे मुखातिब हुआ। काफी या चाय पियोगे? काफी पीऊंगा, मैंने जवाब दिया। आजम खान ने नर्स को इशारा किया। वो कमरे से चली गई। आजम खान कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठ गया। तुम्हें बोलने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? उसने पूछा। नहीं, मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैंने कहा। पुलिस तुम्हारा बयान लेना चाहती है, लेकिन हमने फिलहाल उन्हें मना कर दिया है, आजम खान ने कहा। पुलिस वाले उस वक्त तक इस कमरे में कदम नहीं रखेंगे जब तुम बयान देने के काबिल नहीं हो जाओगे। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सब कैसे हुआ और वो कौन लोग थे? देशमुख, उसके साथ 2 आदमी और थे, मैंने जवाब दिया। ओ, आजम के मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैं समझा था शायद क्या? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें याद है काठगोदाम के होटल में मुझ पर कातलाना हमला हुआ था और तुमने मेरी जान बचाई थी? आजम ने कहा। दूसरा हमला उस वक्त हुआ था जब हम काठगोदाम से तंगपुर की तरफ आ रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक अहम मिशन पर नेपाल आ रहा था और ये मिशन इंतहाई खुफिया रखा गया था, लेकिन दुश्मनों को पता चल गया। वो हर सूरत मुझे नेपाल आने से रोकना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बरिंद्रा भी नेपाल की खुफिया पुलिस में इंस्पेक्टर है। ये मुझे लेने के लिए तेल पानी नामी उस सरहदी कस्बे में पहुंचा हुआ था। मेरा ख्याल था कि हम पर रास्ते में भरपूर हमला होगा, लेकिन हम हैरियत से थाना कोर्ट पहुंच गए। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। हम सुबह 5 बजे नारायण से डिस्ट्रिक्ट में वाक़या पुलिस हेडक्वार्टर में एक खुफिया मीटिंग में थे कि बरिंद्रा की दोस्त मेघना के बंगले पर हमले की इतला मिली। हम तो यही समझे थे कि हमारे दुश्मनों को किसी तरह पता चल गया है कि मैं इस बंगले में मौजूद हूँ। हो सकता है उनके किसी मुखबर ने हमें इस बंगले में दाखिल होते देखा हो, लेकिन मुझे और बरिंद्रा को वहां से निकलते हुए नहीं देखा। हम यही समझ रहे थे कि हमला दरअसल हम पर हुआ है, लेकिन तुमने तो एक और ही दिलचस्प इंकशाफ किया है। क्या वो वाकई देशमुख के आदमी थे? मेरा मतलब है, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? देशमुख खुद उनके साथ था, इसलिए गलत फहमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने जवाब दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसे कैसे पता चला कि तुम लोग उस बंगले में मौजूद हो? वो तो खुद तुमसे बचने के लिए भागता फिर रहा है, आजम खान ने कहा। तानसेन में पंडित रघुनाथ ने हमें ब्लफ किया था।
میں نے جواب دیا، جب ہم نارائن مندر میں ان لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور پنڈت رگھوناتھ ہمیں اس کے بارے میں ایک فرضی کہانی سنا رہا تھا تو دیشمکھ اور اس کے ساتھی مندر کے تہخانے میں موجود تھے۔ ہم پنڈت رگھوناتھ کے فریب میں آ گئے اور ان کی تلاش ترک کر دی۔ صبح دیشمکھ اور اس کے ساتھیوں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا اور انہیں ہمارے اس ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ ان کا کوئی آدمی شاید بنگلے کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ آدھی رات تک تو ہم میگنا سے باتیں کرتے رہے تھے اور پھر سونے کے لیے چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر سویا ہوں گا کہ میگنا کی چیخ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اعظم وہاں گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میگنا بری طرح گھائل ہو چکی تھی۔ میں نے بلاخر کہنا شروع کیا، بملا بھی زخمی ہو گئی تھی۔ میں نے کسی اور کمرے سے فائر کی آواز بھی سنی تھی۔ میں دیشمکھ پر تیزی سے وار کرنا چاہتا تھا کہ میرے سر پر زوردار ضرب لگی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ لیکن وہ دونوں میگنا اور بملا کہاں ہیں؟ تم لوگ بتاتے کیوں نہیں ہو کہ وہ کس حال میں ہیں؟ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، اعظم نے گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ تم ایک باہمت اور دلیر آدمی، بات کو الجھانے کی کوشش مت کرو خان۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جلدی بتاؤ وہ دونوں کیسی ہیں؟ اعظم نے جس انداز میں مجھ سے بات کی تھی اس سے میرے ذہن میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے تھے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میگنا اب اس دنیا میں نہیں رہی، اسے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تم خود بتا چکے ہو کہ وہ شدید زخمی تھی۔ اور بملا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میرا تو دل ہی اچھل کر خلق میں آ گیا۔ میگنا سے میری ملاقات اگرچہ صرف چند گھنٹوں کی تھی، لیکن اسے جس طرح ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور جس خلوص اور چاہت اور اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا اس سے میں بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس کی موت کا سن کر میرے دل پر ایک گھونسا لگا اور بملا کے بارے میں وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کہو مسٹر ہان۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اپنی آواز بھی کسی گہرے کنویں سے کافی دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں نے بدترین حالات کا مقابلہ کیا ہے، میں نے بہت کچھ سنا ہے اور بہت کچھ سننے کی ہمت رکھتا ہوں۔ بملا شدید زخمی ہے اور اس کی حالت تشویشناک ہے، اعظم خان نے جواب دیا۔ میرے دانت بھنچ کے سر پر ایک بار پھر دھماکے سے ہونے لگے۔ میری مٹھیاں بھی بھنچی ہوئی تھیں۔ اعظم خان نے آگے جھک کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حوصلہ رکھو دوست، وہ بولا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بملا کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر اس نے یہ 24 گھنٹے گزار لیے تو اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ خدا سے دعا کرو، دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات اور۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، بملا تمہیں ہمت سنگھ کہہ کر پکارتی ہے، لیکن میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ سنسنی کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر پربھاکر نے تمہارے چیک کرنے کے لیے تمہارے کپڑے اتار دیے تھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات صرف ڈاکٹر پربھاکر، بریندرا اور مجھے معلوم ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور نرس ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اعظم خان نے فوراً ہی بات بدل دی۔ اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ بریندرا کو جیسے ہی مقامی پولیس اسٹیشن کی طرف سے اطلاع ملی، ہم ہیڈ کوارٹر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ خاموش ہو کر نرس کی طرف دیکھنے لگا جس نے ٹرے میز پر رکھ دی تھی اور بیڈ کی پائنتی کی طرف پہنچ کر وہ چرخی گھمانے لگی تھی جس سے بیڈ کا سرہانے والا حصہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیڈ کو مزید اوپر اٹھانے سے روک دیا۔ نرس نے میرے قریب آ کر تکیہ میرے پیچھے درست کر کے رکھ دیا اور ٹرالی ٹیبل کھینچ کر بیڈ کی طرف کر دی۔ ٹرالی کا ٹیبل والا حصہ بیڈ کے اوپر میرے سینے کے برابر آ گیا۔ میں نے کافی کا ایک کپ اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا، دوسرا نرس نے اعظم خان کو تھما دیا۔ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کافی پلا دوں؟ وہ میرے اوپر جھکتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں خود پی لوں گا، میں نے جواب دیا۔ نرس تیسرا کپ لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیشمکھ نے میرے بائیں کندھے پر دانت گاڑ رکھے تھے اور شاید وہاں سے بوٹی نوچ لی تھی۔ میرے کندھے، گردن اور بائیں بازو میں تکلیف تھی۔ یہ بازو تو تختے کی طرح اکڑا ہوا تھا۔ دایاں بازو البتہ ٹھیک تھا۔ میں نے کپ اٹھا کر ایک دو گھونٹ بھرے۔ گرم کافی سے مجھے حساس سکون ملا۔ اعظم بھی کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بتا رہا تھا،
मुकामी पुलिस को मेघना के किसी पड़ोसी ने फोन पर फायरिंग और चीखों के सुनने की इतला दी थी। वो कह रहा था पुलिस पहुंची तो 2 आदमी वहां पर मौजूद थे और पुलिस को देखते ही वो वहां से फरार हो गए, लेकिन उसका एक साथी जख्मी हालत में पकड़ा गया, उसे गोली लगी थी। पिछले कमरे में मेघना का मुलाजिम की लाश भी मिली, उसे गोली मारकर हलाक किया गया था। मेघना, बमला और तुम्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। मेघना शदीद जख्मी थी और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही ये डकैती की वारदात थी या कोई और मामला था। ब्रेंद्रा की वजह से पुलिस वाले मेघना को भी अच्छी तरह जानते थे। उन्हें चंद ऐसे दौलतमंदों पर भी शुबा है जो माजी में उसे परेशान करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम पुलिस को बताना नहीं चाहते थे कि यह हमला मुझ पर या ब्रेंद्रा पर किया गया। क्या उस आदमी ने कुछ नहीं बताया जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। वो भी अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। आजम खां ने जवाब दिया, उसकी जेब से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी शनाख्त हो सकती, लिहाजा ये मामला उलझता ही रहा। लेकिन अब तुम्हारी बातों से कुछ वजाहत हो गई है और मेरा ख्याल है कि वो लंबा तड़ंगा आदमी जिसे मेघना पर हंजर से वार किए थे रवि था। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, देशमुख ने बताया था कि वो मुझे तानसेन में ही खत्म करने का इरादा रखता था, लेकिन रवि ने उसे कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया था क्योंकि उसके ख्याल में खटमंडू में कोई कार्रवाई करना ज्यादा आसान होता और यहाँ पहला मौका मिलते ही वो अपनी कार्रवाई कर गुजरे। मुझे मेघना की मौत का बहुत अफसोस है। वो बेचारी हमारी वजह से मारी गई। ना हम उस बंगले पर आते और ना ही मौत का एक दिन मुकर्रर है। आजम खां ने मेरी बात काट दी। बहरहाल तुम्हारी बातों से एक बात वाज़िया हो गई कि हमलावर कौन थे और हमले का मकसद क्या था। इससे पुलिस को अपनी कार्रवाई में आसानी होगी। ब्रिंद्रा का क्या हाल है? मैंने पूछा। वो बहुत अपसेट है, आजम खां ने जवाब दिया। मेघना की मौत ने उसे बहुत गहरा दुख पहुंचाया है। उसे इस बात का भी सदमा है कि उसके मेहमान भी हमलावरों की कार्रवाई से महफूज नहीं रहे। ये नेपाली बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, मेहमानों को भगवान का अवतार समझते हैं, इनकी इज्जत और आबरू और जानो माल की हिफाजत को अपना मजहबी फरीजा मानते हैं। मेहमानों की तौहीन तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और यहाँ तो मामला ही तौहीन से बहुत आगे निकल गया है। उसने कसम खाई है कि जब तक हमलावरों को तलाश करके मौत के घाट नहीं उतार देगा चैन से नहीं बैठेगा। और तुम्हारे बयान के बाद उसे हमलावरों की तलाश में ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। रवि को तो वो आसानी से तलाश कर लेगा। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि कमरे का दरवाजा खुला और ब्रिंद्रा डॉक्टर प्रभाकर के साथ अंदर दाखिल हुआ। नर्स जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसे मेरे सामने से कॉफी का कप उठा लिया। ब्रिंद्रा के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था जिसके साथ गेट वेल सून का कार्ड भी लगा हुआ था। मुझे उसके हौसले की दाद देनी पड़ी। वो अपनी एक अजीज तरीन हस्ती का क्रियाक्रम करके आया था और मुझे फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहा था। ब्रिंद्रा दूसरी कुर्सी घसीट कर मेरे करीब बैठ गया। डॉक्टर बेड के दूसरी तरफ आ गया और मेरे कंधे की पट्टी खोलने लगा। और तब ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि मुझे अस्पताल में आए हुए आज 3रा दिन था। जब मुझे यहाँ लाया गया था तो मैं बेहोश था। मुझे 18 घंटों बाद होश आया था और उसके थोड़ी ही देर के बाद फिर बेहोश हो गया था और 6 घंटों बाद आंख खुली थी। और यही वो मौका था जब मैंने बेड से उतरकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश की थी और इसीलिए मुझे फिर से इंजेक्शन लगा दिया गया था। कंधे की पट्टी खोलकर डॉक्टर ने जख्म का मुआयना किया। मैंने गर्दन के पट्टों और बाजों में खिंचाव की शिकायत की। डॉक्टर ने दवा वगैरह लगाकर नई ड्रेसिंग कर दी और सर की पट्टी खोलने लगा। मेरे सर पर 11 टांके लगे थे। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझे कई रोज अस्पताल में रहना था। मुझे ज्यादा बोलने से भी मना कर दिया गया। बमला भी इसी अस्पताल के किसी और कमरे में थी। मैंने उससे मिलने की इजाजत चाही तो डॉक्टर ने मना कर दिया। आज नहीं, उसने कहा, तुम कल शाम उसे देख सकोगे। डॉक्टर के जाने के बाद ही नर्स भी बाहर चली गई और तब आजम खान ब्रिंद्रा को देशमुख के बारे में बताने लगा। ओह, उसने भी हैरत का इजहार किया। इसका मतलब है कि ये सब कुछ पंडित रघुनाथ की वजह से हुआ है। अगर वो हमें देशमुख वगैरह के बारे में सच बता देता तो ये सूरत हाल ना होती। ये हिंदू पंडित नहायत मक्कार होते हैं। मुझे पहले भी कई मरतबा ऐसा तजर्बा हो चुका है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उसकी बात का यकीन क्यों कर लिया। बहरहाल अब इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा।
वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम बेहतर महसूस कर रहे हो तो इंस्पेक्टर चंद्रभान को बुला लिया जाए। वो तुम्हारा बयान लेना चाहता है ताकि इस केस की बाकायदा तफ्तीश शुरू की जा सके। मैंने इस बात में सर हिला दिया और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर चंद्रभान मेरे कमरे में मौजूद था। मुझे एक बार फिर शुरू से इस वाक़ये की तफसील दोहरानी पड़ी। इंस्पेक्टर चंद्रभान बीच में सवालात भी करता रहा। बयान में मेरा नाम हिम्मत सिंह ही लिखा गया था और मैंने ये भी बता दिया कि देशमुख हिंदुस्तान से एक औरत को अगवा करके लाया है, जिसे छुड़ाने के लिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। और मेरे बयान का ये हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया था। मैंने मेघना को कत्ल करने वाले लंबे तड़ंगे जिस आदमी का हुलिया बताया था वो रवि था, देशमुख का दोस्त, जिसके पास वो हिंदुस्तान से भागकर पनाह लेने के लिए आया था। बरिंद्रा और आजम हाँ भी इंस्पेक्टर चंद्रभान के साथ ही चले गए थे। नर्स मेरे पास बैठी बातें करती रही। वो मुझे खटमंडू के बारे में बता रही थी और मैं पूरी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। नर्स की उम्र 24-25 साल रही होगी। उसका कद लांबा, रंगत किसी कदर सांवली, लेकिन चेहरे के नकूश और जिस्म की साख्त पुरकशिश थी। वो बुद्ध की पैरोकार थी। मैं 3 दिन से अस्पताल में था और डॉक्टर के कहने के मुताबिक मेरा ज्यादा वक्त बेहोशी में ही गुजरा था। और इत्तफाक से मैं जब भी होश में आया था मैंने मायावती नामी उस नर्स को ही देखा। हालांकि रात को दूसरी नर्स ड्यूटी पर आ जाया करती थी, लेकिन मैंने उसे भी अभी तक नहीं देखा था। अगले रोज शाम को मुझे बमला से मुलाकात की इजाजत दे दी गई। उस वक्त मायावती की ही ड्यूटी थी। वो मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर लाई तो दरवाजे के दाएं बाएं खड़े 2 मुसल्ला कांस्टेबल भी हमारे साथ चलने लगे। अस्पताल की ये राहदारी काफी कुशादा और तवील थी। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि अस्पताल कितना बड़ा होगा। हम एक दूसरी राहदारी में आ गए जिसके एहतमाम पर बहुत कुशादा लाबी थी। इस लाबी में अस्पताल का इस्तकबालिया काउंटर भी था। बड़े सलीके से कुर्सियां और बेंच रखे हुए थे जिन पर लोग बैठे हुए थे। बड़े बड़े कंक्रीट के गमलों में पौधे लगे हुए थे। लाबी में एक तरफ ऊपर जाने के लिए कुशादा जीना था और उसके साथ ही 3 लिफ्टें थी। मायावती 1 नंबर लिफ्ट के सामने रुक गई। बटन दबाते ही दरवाजा खुल गया और वो व्हील चेयर को धकेलते हुए अंदर ले आई। दोनों पुलिस वाले भी अंदर आ गए। लिफ्ट बहुत कुशादा थी। ये लिफ्ट दरअसल व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर पर मरीजों को ऊपर ले जाने के लिए मखसूस थी, जबकि आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए दूसरी 2 लिफ्टें थीं। तीसरी मंजिल पर हम लिफ्ट से बाहर आ गए। कुशादा राहदारी में नर्सों, डॉक्टरों और कुछ दूसरे लोगों की आमदोरफ्त थी। चंद गज आगे बाएं तरफ की राहदारी के आखिरी दरवाजे के साथ 2 मुसल्ला कांस्टेबल खड़े थे। नर्स के इशारे पर एक कांस्टेबल ने दरवाजा खोल दिया और नर्स व्हील चेयर को धकेलते हुए अंदर आ गई। हमारे साथ आने वाले कांस्टेबल बाहर ही रुक गए थे। सामने बेड पर बमला पड़ी थी। चेहरे के अलावा उसका पूरा जिस्म चादर से ढका हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। चेहरा जर्द हो रहा था। बेड के करीब ही एक नर्स कुर्सी पर बैठी हुई थी। हमें देखकर वो फौरन ही उठ गई। मायावती ने व्हील चेयर बेड के करीब कर दी। आहट सुनकर बमला ने आंखें खोल दी। मुझे देखकर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हाथ चादर से निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। कैसे हो हिम्मत सिंह? उसके मुंह से कमजोर सी आवाज निकली। मैं कोई जवाब देने की बजाय उसके चेहरे को तकता रहा। उसकी आंखें भीग गईं। बमला को देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसकी हालत खासी तशवीशनाक थी। मुझे सिर्फ 15 मिनट वहां रुकने दिया गया और फिर मायावती मेरी कुर्सी को धकेलते हुए मुझे बाहर ले आई। उस रात मैंने दूसरी नर्स को पहली मर्तबा अपने कमरे में देखा। वो बोटे से कद की गोरी चिट्टी रंगत की मालिक दुबली पतली सी लड़की थी। वो भी बुद्धमत की पैरोकार थी। उस रोज ना तो आजम हाँ आया ना ही बरिंद्रा की सूरत दिखाई दी। अगले दिन भी उनमें से कोई नहीं आया। तीसरे रोज सुबह जबकि नर्स मायावती मुझे नाश्ता करवा रही थी, इंस्पेक्टर आजम हाँ दरवाजे से नमदार हुआ। वो बहुत थका थका सा लग रहा था। आंखों में भी सुर्खी थी जैसे रात जाकर गुजारी हो। नर्स ने फौरन ही उसे भी चाय बनाकर दे दी। उनका कुछ पता चला? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आजम हाँ ने जवाब दिया। रवि तो शहर में किसी जगह रोपोश है, लेकिन देशमुख के बारे में पता चला है कि वो बख्तापुर की तरफ फरार हो गया है। पुलिस उनकी तलाश में है। बहुत जल्द उनका सुराग लगा लिया जाएगा। बख्तापुर कहाँ है? मैंने पूछा। खटमंडू से चंद किलोमीटर आगे एक दूसरा शहर है, आजम हाँ ने जवाब दिया। तुम इत्मीनान रखो, वो लोग बचकर कहीं नहीं जाएंगे।
इंस्पेक्टर चंद्रभान उनके पीछे लगा हुआ है। मैं और इंस्पेक्टर बरेंद्रा उसकी तरफ तवज्जो नहीं देख सके क्योंकि दूसरी तरफ हमारा खेल भी शुरू हो चुका है। मैं उसका मतलब समझ गया, लेकिन मैंने कुरेदने की जरूरत नहीं समझी। आजम खान तकरीबन 1 घंटे तक मेरे पास रहा और फिर रुखसत हो गया। 2 दिन और गुजर गए। इस दौरान में बरेंद्रा सिर्फ एक मरतबा चंद मिनट के लिए आया था। उससे मालूम हुआ कि हमारे मामले में अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी क्योंकि वो अपने मामलात में उलझ कर रह गए थे और जाहिर है मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता था। उनकी ये मेहरबानी क्या कम थी कि यहाँ मुझे हर तरह का आराम और तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अगर आजम खान से मुलाकात ना होती तो शायद मेरे लिए नेपाल की सरहद पार करना भी मुश्किल हो जाता। नेपाल में आते ही आजम खान के तवस्सुत से बरेंद्रा से मुलाकात हो गई थी और मैं बहुत सी मुश्किलों से बच गया था जो बगैर कागजात के किसी मुल्क में दाखिल होने की सूरत में पेश आ सकती थी। उसे अगले रोज नर्स मायामती ड्यूटी पर आई तो उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में वहशत से टपक रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि शहर में हंगामे हो रहे हैं। इन हंगामों में 2 आदमी मारे गए हैं और कई जख्मी हुए हैं जिन्हें शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है। मायावती के कहने के मुताबिक ये हंगामे खटमंडू में भारतीय सफीर के उस बयान के बाद शुरू हुए थे जिसमें नेपाली अवाम के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए थे। उनका मुतालबा था कि भारतीय सफीर को फौरन मुल्क से निकाल दिया जाए। पुलिस की भारी नफरी ने भारतीय सफारत खाने और सफीर की रहायशगाह को घेरे में ले लिया, लेकिन अवाम बिफरे हुए थे। उन्होंने सफारत खाने की इमारत पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और फिर गोली चला दी जिससे 2 आदमी मारे गए और इस तरह हंगामे पूरे शहर में फैल गए जिसमें कई आदमी जख्मी हुए हैं। हंगामे 2 दिन तक जारी रहे। नेपाल की हुकूमत ने भारतीय सफीर के मुतनाज़ा बयान पर बाकायदा एहतजाज किया था और सफीर को 24 घंटों के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया था। लेकिन यहाँ भी हिंदू हुक्मरानों की जहनियत काम कर गई। सारा इल्ज़ाम प्रेस पर थोप दिया गया कि भारतीय सफीर के बयान को गलत रंग में और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। लेकिन सफीर या भारतीय हुकूमत की तरफ से ना तो माजरत की गई थी और ना ही भारतीय सफीर को वापस बुलाया गया। इन 2 दिनों में बरेंद्रा या आजम खान से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। वो अपने मामलात में उलझे हुए थे और इस दौरान मैं अस्पताल में नहीं आए थे। 1 हफ्ता और गुजर गया। मेरे ज़ख्म मुंदमिल हो रहे थे लेकिन बमला की हालत बदस्तूर तशवीशनाक थी। मैं दिन में कम से कम 1 मरतबा बमला से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता। उसकी हालत देखकर मुझे रोना आता था। उसके ज़ख्म देखकर मैं परेशान हो गया। उसके ज़ख्म में पस पड़ गया था। डॉक्टर अगरचे मुझे तसल्लियां दे रहा था लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। लेकिन जाहिर है मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। 3 दिन मजीद गुजर गए। मेरी हालत काफ़ी बेहतर थी। कंधे का ज़ख्म ठीक हो चुका था और पट्टी खोल दी गई थी। अलबत्ता सर के ज़ख्म में थोड़ी बहुत तकलीफ वाक़या थी और डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझे अब अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर की इतला मेरे लिए खासी तशवीशनाक थी कि मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। बरेंद्रा और आजम खान का 3 दिन से कुछ पता नहीं था और मैं सोच रहा था कि अस्पताल से निकलने के बाद कहाँ जाऊंगा और बमला का क्या होगा। मैं पूरा दिन इस परेशानी में मुब्तला रहा और फिर उसी शाम आजम खान और बरेंद्रा भी आ गए। मैंने इन्हें बताया कि डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर रहा है तो बरेंद्रा ने कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें अब अस्पताल में पड़े रहने की जरूरत तो नहीं, आराम तो तुम घर पर भी कर सकते हो। डॉक्टर की तरफ से मुझे इतला मिल गई थी, इसीलिए तो मैं आया हूँ कि तुम्हें घर भेजने का बंदोबस्त किया जा सके। क्या उसी बंगले में जहाँ? नहीं, वो जगह अब तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। बरिंद्रा ने मेरी बात काट दी। तुम्हारे लिए दूसरी जगह का बंदोबस्त किया गया है। वहां तुम किसी मुदाहलत के बगैर आराम से रह सकोगे और आज़ादी से थोड़ा बहुत घूम फिर भी सकोगे। और बमला का क्या होगा? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बरिंद्रा ने जवाब दिया। वो भी चंद रोज अस्पताल में ही रहेगी और फिर उसे भी तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। और उन लोगों को कुछ पता चला? मैंने पूछा। मुझे अफसोस है कि हम अपनी दाखिली मसरूफियात की वजह से उस तरफ तवज्जो नहीं दे सके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब चंद रोज में उनका सराग भी लगा लिया जाएगा। बरिंद्रा ने कहा, मेरे आदमी आज रात किसी भी वक्त तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा जाएगा।
वो दोनों तकरीबन आधे घंटे तक मेरे पास बैठे रहे और फिर हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। रात 11 बजे एक पस्ता कामत आदमी कांस्टेबल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने जोगिंदर के नाम से अपना तारुफ कराते हुए एक थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया। बाथरूम में जाके कपड़े बदल लो, हम थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं कुछ कहे बगैर थैला लेकर मुल्हका बाथरूम में घुस गया। थैले में तंग पजामे का सफ़ेद पजामा, तंग पांचे का सफ़ेद पजामा, खद्दर का सफ़ेद कुर्ता और काला हाफ कोट था। मैंने पुराने कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दिए और ये कपड़े पहनकर बाहर आ गया। जोगिंदर के पास प्लास्टिक के एक थैले में हवाई चप्पल भी थे जो उसने मेरे सामने रख दी है। मैं अस्पताल से रुखसत होने से पहले बमला से मिलने की ख्वाहिश की तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। हम लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर आ गए। बमला जाग रही थी। नर्स कुर्सी पर बैठी उससे बातें कर रही थी। मैं 2 मिनट से ज्यादा वहां पर नहीं रुका। बमला का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देता रहा और फिर जोगिंदर के साथ कमरे से बाहर आ गया। बहुत बड़ा अस्पताल था। आमतौर रफ्त के लिए उसके 2 बड़े गेट थे, लेकिन जोगिंदर किसी गेट की तरफ जाने के बजाय राहदारियों में घूमते हुए अस्पताल की पिछली तरफ आ गया। वो दोनों कांस्टेबल भी हमारे साथ थे जो हर वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर मौजूद रहते थे। उस तरफ एक छोटा गेट था। उस गेट पर भी एक दरबान मौजूद था, लेकिन उसे हमारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की थी। हम गेट से बाहर आ गए। इस तरह तकरीबन 30 फुट चौड़ी सड़क थी जिसकी दूसरी तरफ बहुत बड़ा पार्क था, लेकिन उस वक्त पार्क तारीकी में डूबा हुआ था और सड़क पर भी रोशनी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं था। बिजली के खंभे तो मौजूद थे, लेकिन बेशतर बल्ब या तो टूट चुके थे या फ्यूज हो चुके थे। बाएं तरफ बहुत दूर किसी खंभे पर एक बल्ब टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहा था। गेट से निकलते ही सड़क पर बाएं तरफ स्याह रंग की एक कार खड़ी थी। जोगिंदर ने आगे बढ़कर कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। मेरे बैठने के बाद उसने पुलिस वालों को वापस जाने का इशारा किया और खुद भी मेरे साथ बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर एक आदमी पहले से ही मौजूद था। हमारे बैठते ही उसने इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी हरकत में आ गई। न तो ड्राइवर ने जोगिंदर से कुछ पूछा था और न ही जोगिंदर ने ड्राइवर को कुछ बताने की जरूरत महसूस की थी। ड्राइवर जानता था कि उसे कहाँ जाना है। गाड़ी 2-3 सड़कों पर घूमने के बाद पेकाली भैरू मंदिर के करीब से गुजरकर त्रिपुरा और टेको डिस्ट्रिक्ट को मिलाने वाली मेन रोड पर निकल आई। मेरे साथ बैठा हुआ जोगिंदर मुझे बताता जा रहा था कि हम किन किन इलाकों से गुजर रहे हैं। वो सड़कों और रास्ते में पड़ने वाली बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में मेरी मालूमात में इजाफा कर रहा था। दरिया भागमती पार करके हम ललितपुर PUR के इलाके में दाखिल हो चुके थे। ये कुशादा सड़क चौक से होती हुई सीधी कदीम शाही महल और दरबार स्क्वायर की जानिब चली जाती थी। अगरचे रात के 12 बजने वाले थे, मगर इस इलाके में खासी रौनक थी। लगता था अभी शाम उतरी हो। तमाम रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें खुली हुई थीं। हमारी कार दरबार स्क्वायर से गुजरकर महात्मा बुद्ध की इबादतगाह की तरफ निकल गई और उससे तकरीबन 20 मील आगे रिंग रोड की तरफ एक बंगले के सामने रुक गई थी। ड्राइवर को सिर्फ एक मरतबा हॉर्न बजाने की जरूरत पेश आई थी। गेट खुल गया और वो कार को अंदर लेता चला गया। ये बंगला ज्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ एक उधेड़ उम्र आदमी पहले से मौजूद था। जोगिंदर ने सिंगा नामी उस शख्स को मेरे बारे में खदायात दी और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, सिंगा आपका खादम है, जिस चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ उसे कह दे। शुक्रिया। मैंने कहा, फिलहाल तो मैं कॉफी की तलब महसूस कर रहा हूँ। जोगिंदर ने सिंगा की तरफ रुख करके मेरे लिए 1 कप कॉफी बनाने को कहा और मुझे इशारा करते हुए बोला, आइए मैं आपको कमरा दिखा दूं। मैं उसके साथ चल पड़ा। उस बंगले में 3 बेडरूम्स थे। हर बेडरूम जरूरी फर्नीचर से आरास्ता था। वो मुझे इस बेडरूम में ले आया जो दूसरे कमरों से कदरे बड़ा था और उसमें डबल बेड बिछा हुआ था। एक कुर्सी पर अपना बैग और कुर्सी के नीचे अपने जॉगर्स और बमला के सैंडल देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। हमारा ये सामान पहले ही यहाँ पहुंचा दिया गया था और ये पहले से ही तय था कि अस्पताल से फारिग होकर हमें यही लाया जाएगा और इसीलिए हमारे लिए डबल बेड वाले कमरे का इंतखाब किया गया था। लेकिन फिलहाल मैं अकेला ही यहाँ आया था। हम दोबारा लाउंज में आ गए। ठीक है सर, जोगिंदर मेरी तरफ देखते हुए बोला, आप कॉफी पीकर आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। और ये उसने जेब से कागज का एक लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये वो अद्वियात है जो आपको अस्पताल से इस्तेमाल कराई जा रही थी, आप इनका इस्तेमाल जारी रखिए। मैंने लिफाफा उससे ले लिया। जोगिंदर ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। वो सलाम करके रुखसत हो गया और ठीक उसी वक्त सिंगा किचन से बरामद हुआ।
उसे कॉफी का कप सेंटर टेबल पर रख दिया और तेजी से बाहर निकल गया। जोगिंदर की गाड़ी जैसे ही बाहर निकली, वो गेट बंद करके अंदर आ गया। मैं कमरे में खड़ा इधर उधर देखता रहा। फर्श पर सिंथेटिक कालीन बिछा हुआ था, फर्नीचर भी मुनासिब ही था। एक तरफ छोटी मेज पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। मैं सोफे पर बैठ गया और कप उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए सूरत हाल का जायजा लेने लगा। मेरे लिए सूरत हाल निहायत संगीन थी। मैं खुद जख्मी था और बमला भी अस्पताल में पड़ी थी, जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा तशवीश थी। हम शोभा को देशमुख के चुंगल से छुड़ाने के लिए उसका ताक़ब करते हुए यहाँ तक आए थे और हमारे आते ही 2 बेगुनाह मारे गए थे। शायद मेरा साया ही मनहूस था। जहाँ जाता था कत्लो गारत का बाजार गर्म हो जाता था। यहाँ आने से पहले ही 2 कत्ल हो गए थे, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। यहाँ अगरचे मुझे आजम खान और बरिंद्रा जैसे बाअसर पुलिस अफसरों की हमायत हासिल थी, लेकिन मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाला आदमी नहीं था, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं खुद भी जख्मी था और बमला भी। बरिंद्रा और आजम खान अपने मसाइल में उलझे हुए थे। वो लोग अभी तक देशमुख और रवि का सुराग नहीं लगा सके थे। 10-12 रोज हो चुके थे और मैं शोभा के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं उसका क्या हशर हुआ होगा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।